हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 2 की। और इसमें हम आगे की बातें जानेंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम का, ओके, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था और वहाँ से थोड़ी सी बातें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की भी करी थी। हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, देन फिजिकल इक्विलिब्रियम की बातें करी थी। ठीक है, तो आज हम पूरा फोकस करेंगे अपने टॉपिक पे कि एग्जैक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम क्या है और केमिकल रिएक्शन में इसके बारे में क्या हम देखेंगे, क्या जानेंगे। हमने लास्ट क्लास में ओपन कंटेनर एंड क्लोज्ड कंटेनर की बात करी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करी थी। तो सबसे पहले अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की बात बोली जाए या अगर आपको रिएक्शन की बात बोली जाए तो आपको रिएक्शन का क्या मतलब समझना है कि आपके एक साइड क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और दूसरे साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपके केमिकल कंपाउंड्स गिवन होंगे दैट इज योर रिएक्टेंट्स। और क्या है आपके राइट हैंड साइड में जो भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट्स होंगे। तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनता है दैट इज केमिकल रिएक्शन। क्लियर? देन उसके बाद क्या था, कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं एंड अगेन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हमने क्या बोला था, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला था। क्या ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोला था। जैसे आपका जो कंबशन रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या हीट जनरेट की जाती है। सो बहुत सारे रिएक्शन जैसे आप इथेन, मीथेन जो भी आप घर में जलाते हो, जो एलपीजी जलती है दैट इज द कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में क्या है, जनरली आपका CO2 और H2O फॉर्म होता है जब भी आप कार्बन का कंबशन करवाते हो। ओके, सो जब आप हाइड्रोकार्बन के कंबशन रिएक्शन को देखते हो तो क्या CO2 एस्केप हो जाता है और हीट जनरेट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हो। करेक्ट, इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हो। और आप बोलते हो कि ओपन कंटेनर में अगर रिएक्शन कराया गया तो दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स के कुछ पार्ट हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर में चले गए, वो रिएक्शन वेसल छोड़ के चले गए हैं। तो लेट अस टेक सम सिंपल एग्जांपल। आप फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट टेक CH4। सो CH4 को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है CO2, ठीक है, NH2। कितने H2? 2H2। ठीक है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे ये बताइए, 4 हाइड्रोजन है। ओके, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन इज बैलेंस, फाइन। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर ये रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रहा है तो क्या होगा, ये रिएक्शन किया और ये CO2 कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। सिमिलरली एक और रिएक्शन क्या हमने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन देखा था। ये सॉलिड हुआ करता था और ये क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता था, सॉलिड एंड CO2 गैस। ओके, तो क्या हमने देखा था, इसको हमने एक ओपन कंटेनर में डाला तो क्या हुआ, ये CO2 रिएक्शन वेसल छोड़ के चला गया। तो अगर आपको रिवर्स रिएक्शन यानी कि रिवर्स प्रोसेस कराना हो, इसके लिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी चाहिए होगा और CO2 भी चाहिए होगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन आपको मिलेगा और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर इस पार्टिकुलर रिएक्शन को आप एक क्लोज्ड कंटेनर में कराएंगे, व्हाट विल हैपन, दिस कैन बी रिवर्स्ड और इसको आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स रिएक्शन करा सकते हो, गिवन दैट कि ये रिएक्शन है वो क्या हो जाए, क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा हो। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, इरिवर्सिबल के और एग्जांपल्स हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा था। करेक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देखा था। ठीक है, इसके बाद और हमने क्या देखा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमने देखा। ओके, सो बहुत रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे यहीं देख लिया ना, अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को साथ में रखा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और अगर कैल्शियम कार्बोनेट अकेला आया तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 देगा।
वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज ऑल वी वर टॉकिंग अबाउट क्या है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सिमिलरली हमने हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जाना था। ठीक है, हेट्रोजेनियस का मतलब कि स्टेट अलग अलग होंगे, होमोजेनियस मतलब सेम स्टेट में होंगे सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। ओके, तो ये बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं क्या कि कोई भी रिएक्शन है, इसको हटाते हैं, कोई भी बेसिक रिएक्शन लिखते हैं। बेसिक रिएक्शन ले लीजिए, क्या ए से बी, ए और बी मिलके क्या बना रहा है, ए और बी मिलके आपका बना रहा है, मान लीजिए ये ए है, ए प्लस बी, दिस इज योर रिएक्टेंट गिविंग यू सी प्लस डी। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए बहुत शुरुआत करी, कोई रिएक्शन वेसल है, आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या किया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपने a एंड b को कंटेनर में डाला, तो क्या होगा, a और b दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में और क्या करेंगे, c एंड d बनाना शुरू करेंगे। तो जब शुरुआत में जब t इज इक्वल टू 0 था, जब आपके पास a एंड b ओनली था, तो रिएक्शन कहां बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि रिएक्शन कहां बढ़ेगा, रिएक्शन आपका बढ़ेगा फॉरवर्ड। रिएक्शन कहां बढ़ेगा आपका, फॉरवर्ड। रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाएगा, तो क्या रिएक्शन गया आगे की तरफ। ठीक है, तो रिएक्शन क्या गया, आगे की तरफ गया। और आपको पता है ये रिएक्शन है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की तो बात करी थी, वेलोसिटी की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट यानी कि आगे की तरफ जा रहा है। फिर मैंने क्या बोला, जैसे ही C एंड D बने, क्या होगा, रिएक्शन क्या करेगा, ये C ये D ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करेंगे और आपका प्रोडक्ट A एंड B बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि जैसे ही C एंड D मौजूद हो गए कंटेनर में, वो भी रिएक्शन करेंगे और धीरे धीरे A एंड B बनाना शुरू करेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ भी आना शुरू कर देगा, तो रेट बैकवर्ड हो गया, क्योंकि ये पीछे की तरफ आ रहा है। और ये बात समझ में कि जब आप A एंड B को कंटेनर में डाले तो प्रोडक्ट बनाया C एंड D, और जैसे ही C एंड D प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, वो भी आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दिए और A एंड B देने लग गए। ठीक है, सो अब क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0 पे A एंड B ओनली थे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब t इज इक्वल टू सम टाइम पे क्या हो जाएगा, t1 पे क्या होगा, बोथ रिएक्शन शुरू हो गए हैं, बोथ रिएक्शन आ गए हैं, यानी कि रेट फॉरवर्ड भी है एंड रेट बैकवर्ड दोनों आपके हाथ में है, यानी आप दोनों यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब क्या है, एक ऐसा समय आएगा जब आपका A एंड B रिएक्शन करके C एंड D बना रहे हैं, दैट स्पीड इज इक्वल टू C प्लस D, जो आपको A एंड B बना रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। कैसे होगा देखते हैं। क्या हो रहा है, A एंड B जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैसे ए पे थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। तो क्या हो रहा है, जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, उसका क्या मतलब है, एक खर्च हो जा रहा है, एक खत्म हो जा रहा है, करेक्ट। यही करना चाह रहे हैं ना कि A एंड B जब रिएक्शन कर रहा है, इसका क्या मतलब है, A रिएक्शन से खर्च होता जा रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है, C एंड D मिलके A एंड B बना रहे हैं, यानी कि A बन रहा है, A बन रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन A खर्च हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन A बन रहा है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बनना एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A खर्च होना बराबर हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। आपको कल के चैप्टर में, कल के लेक्चर में हमने जो चींटी वाला एग्जांपल था, वो अगर याद हो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एक चींटी क्या कर रही थी, एक चीनी लेके जा रही थी, दूसरी चींटी सेम टाइम में चीनी लेके आ रही थी, तो क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका जो एक था चीनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी का जो एक ढेर था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी का जो दूसरा आपका जो ढेर था, वहां पे क्या हो जा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बराबर हो जा रहा था। यही बात यहाँ पे होगी, एक ऐसा समय आएगा जब
ए खर्च होना, संख्या जितनी भी है ए की खर्च होने की और संख्या जितनी भी है ए बनने की बराबर हो जाएगी, तो दैट इज रेट फॉरवर्ड वहां पे, रेट बैकवर्ड वहां पे बराबर हो जाएगा। और उस पार्टिकुलर समय को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, अब क्या होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ना तो बढ़ता दिखाई देगा, कॉन्सेंट्रेशन ए ना तो घटता दिखाई देगा। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ना तो आपको बढ़ता दिखाई देगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ना तो आपको घटता दिखाई देगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हो क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जितनी ए एंड बी खर्च हो रहे हैं उतनी ही ए एंड बी बन रहे हैं। सिमिलरली जितने सी एंड डी खर्च हो रहे हैं उतने ही सी एंड डी बन रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसको अच्छे से ध्यान में समझ लीजिए। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो हो जाता है। ओके, तो ये सारी बेसिक बातें तो हमने की ही हैं। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, अब हम देखते हैं एग्जैक्टली कि ये जो इक्विलिब्रियम है कैसे कैसे अटेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कैसे कैसे अटेंड किया जा सकता है। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो, क्या इसका ये मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर हो जाएगा। देखते हैं, मान लीजिए कोई ग्राफ है, मान लीजिए क्या है, ये कोई ग्राफ किसका किसका, टाइम का, टाइम वर्सेस किसका, रेट का। ठीक है, रेट का, कौन से रेट का, तो जब हमने ए एंड बी से शुरू किया था, ए एंड बी से शुरू किया था, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, कुछ वैल्यू शुरू हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड कुछ अपनी वैल्यू में शुरू हो जाएगी। रेट ऑफ बैकवर्ड सी एंड डी थे ही नहीं, तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो मान लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू से शुरू हुई, रेट ऑफ बैकवर्ड अपने मिनिमम वैल्यू से शुरू हुआ। क्यों मिनिमम, मतलब जीरो, यहाँ पे उसका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बैकवर्ड तो कुछ सी एंड डी था ही नहीं, तो कैसे आपका बैकवर्ड एक्शन होगा, तो यहां से शुरू हुआ। पर जैसे जैसे ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, फॉरवर्ड एक्शन कम होता गया, तो फॉरवर्ड एक्शन कम होता गया, फॉरवर्ड एक्शन कम होता गया, बैकवर्ड एक्शन जैसे जैसे सी एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया, बैकवर्ड एक्शन का जो रेट है वो बढ़ता गया। तो क्या होगा, बैकवर्ड एक्शन का रेट बढ़ता गया। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा समय आता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बराबर हो जाता है। तो फॉरवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड, दोनों का जब रेट बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, दिस पार्टिकुलर पॉइंट यहां पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया गया और इसके बाद ये बराबर ही रहेगा जब तक आप इसके साथ छेड़खानी ना करो। ठीक है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन अब अनंत काल तक क्या होगा, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया है, इस जगह पे आपका क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन किया गया है एंड दिस इज आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये अनंत काल तक अब इसी रूप में रहेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड हमेशा, दिस इज योर रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज योर रेट ऑफ बैकवर्ड। आपको समझना चाहिए कि ये जीरो से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब आपने t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास a एंड b ओनली थे, ओनली रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट नहीं था, तो प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट बन ही नहीं सकता है। यानी कि c एंड d जब था ही नहीं तो c एंड d रिएक्शन कैसे करेगा, जब c एंड d रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका रेट कैसे होगा। फाइन। सिमिलरली ए एंड बी की वैल्यू मैक्सिमम क्यों हुई, क्योंकि इनिशियली ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम था। दैट्स वाई क्या है कि अपने मैक्सिमम वैल्यू में है, जैसे जैसे ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया उसका रेट कम होता चला गया और एक ऐसी वैल्यू आई
जब दोनों बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए तो क्या हो गया, वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो गया। ठीक है, अगर आप दूर बैठो, आप दूर समवेयर दूर काफी दूर बैठ के देख रहे हो तो क्या होगा बताइए। ये कंटेनर था, इसके अंदर रिएक्शन चल रहा था। जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया गया, आप दूर से देखोगे सर जी टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, concentration of A, B, C and D कांस्टेंट। सर सब कुछ तो कांस्टेंट है, रिएक्शन रुक गया है। ओके, रिएक्शन रुक गया है तो हाँ जी, आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ रिएक्शन रुक गया है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया है, रिएक्शन रुक गया। क्यों? क्योंकि सारी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपको प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट दिख रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है। दिस ऑल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या बोल सकते हो कि रिएक्शन रुक गया है? यहाँ पे बात आती है डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बात हम थोड़ी देर बात करेंगे कि आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाओ तो आपको दिखेगा कि नहीं, रिएक्शन अभी नहीं रुका है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया गया तो A प्लस बी ने रिएक्शन करना छोड़ दिया, C एंड D बनाना छोड़ दिया, एंड C एंड D ने रिएक्शन करके A एंड B बनाना छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, जो कि हम बात देखते हैं। तो ये बात ओके, जब आपने रेट की बात की, इक्विलिब्रियम पे रेट की बात की, तो क्या देखा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया, और ये जो कंडीशन आया आपने उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन, ओके कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड टाइम, नीचे में टाइम दे दिया मैंने, टाइम ये है आपका टाइम, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का तरीका पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का तरीका था। अब क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या था, C एंड D नहीं था, तो C एंड D का कॉन्सेंट्रेशन, एक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। एंड व्हाट हैपेंस टू A एंड B, A एंड B का कॉन्सेंट्रेशन अपने मैक्सिमम वैल्यू में था। सो A एंड B का वैल्यू अपने इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो अपने मैक्सिमम वैल्यू में था। ओके, सो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा A एंड B खर्च होता गया, तो क्या बोलेंगे, A एंड B क्या हो गया आपका, कम होता चला गया। A एंड B आपका कम होता चला गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये आपका कम होता चला गया और फिर पैरेलल हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिएक्टेंट, और लेट्स राइट A एंड B की बातें मैं कर रहा हूं। ओके, देन व्हाट विल हैपन टू योर C एंड D, C एंड D में क्या होगा बताइए, C एंड D बनना शुरू हुआ, ये बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, और ये भी कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, सो क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। अब क्या देख रहा है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे समवेयर यहां पे आके क्या दिख रहा है आपका, इस पार्टिकुलर टाइम के बाद, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, करेक्ट। इस पार्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट, रिमेन्स कांस्टेंट। ये वैल्यू ही रहेगी हमेशा, कितने भी टाइम दूर तक चले जाइए, अनंत काल तक चले जाइए, A एंड B का कॉन्सेंट्रेशन उस रिएक्शन वेसल में वही रहने वाला है, कुछ यही वैल्यू ही रहेगी। सिमिलरली इफ यू सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D रिमेन्स दिस वैल्यू, अनंत काल तक फिर यही वैल्यू रहेगी। तो this can be said कि at equilibrium concentration may or may not be equal but concentration remains constant,
कॉन्सेंट्रेशन ये ऊपर चला गया, मैंने क्या देखा सी एंड डी क्या यहाँ पर चला गया। जरूरी नहीं है कि सी एंड डी ए एंड बी से बराबर हो, ऐसा भी ग्राफ बना सकते हो आप। कैसा? अगर आपको मन हो तो आप ऐसा भी ग्राफ बना सकते हो। व्हाट इज द पॉसिबल केस मैं बना रहा हूं, क्या पॉसिबल केस है? सी लाइक दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, जब आपका आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर हो जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस। व्हाट आर अदर पॉसिबल केस? ऐसा भी हो सकता है ए जो आपका ए एंड बी है ऐसा आ जाए एंड सी एंड डी ऐसा आ जाए। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? क्या है एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो इन तीनों में सेम है? अगेन दिस इज योर व्हाट रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, अगेन दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज टाइम। सो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने 3 डिफरेंट केसेस के लिए ड्रॉ किया है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पहुंचने पर उनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, जो हम आगे थोड़ी देर बाद अगले हो सकता है तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू के आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बराबर हो, पर जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट अ नेसेसरी वैल्यू। व्हाट इज द नेसेसरी पॉइंट इज आफ्टर इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कांस्टेंट हो जाना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि यहां कांस्टेंट आ रहा है। आपने देखा कि जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे को काटे ही, हो सकता है ये ऊपर ही रह जाए, जरूरी नहीं कि नीचे आए ऊपर ही रह जाए, ये प्रोडक्ट नीचे ही रह जाए। सो दिस इज द 3 डिफरेंट केसेस फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो सकता है, दिस केसेस को देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ बिकम इक्वल। दोनों क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। आपके रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल नहीं हुए, कांस्टेंट हो गए। इक्वल किसी एक केस में ही हो सकता है। आप पूछोगे सर ऐसा कौन सा केस है? इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चन के आधार पे बताए जा सकते हैं। क्वेश्चन के आधार पे जो वैल्यूज है उसके आधार पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप इनको जल्दी से आप नोट करो। अब देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी तक मान लीजिए कोई सिंपल सा रिएक्शन लिख लेते हैं, ए गिविंग बी एंड रिवर्सिबल यानी बी गिविंग ए, सिंपल सा रिएक्शन। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए एक केस हमने लिया कि इनिशियली ए गिवन था, बी 0 गिवन था, ए का ए मोल गिवन था, बी का 0 मोल गिवन था। सिंपल सी बात है, ग्राफ बना सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए कौन सा इसका करेक्ट है। What is it? This is concentration versus T graph I am just now drawing. This is smaller, no? Seems to be, no, not at all. Concentration versus T graph. Okay, so this is concentration of A, concentration of B, concentration of A, concentration of B. Similarly, if we draw concentration of B and concentration of A,
तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ सही है। करेक्ट। अगर हमने क्या किया है, एट t इज इक्वल टू 0 पे ए मोल ऑफ ए लिया है और इसको रिएक्शन वेसल में डाला गया है, तो आपके पास है 10 सेकेंड्स बताने के लिए। कैसे बताइएगा? देखिए क्या हो रहा है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ a के ही नंबर ऑफ मोल्स थे, b के नंबर ऑफ मोल्स यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b क्या था, वो 0 था। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b 0 था तो सर्च कीजिए ऐसे कौन सा ग्राफ है जहां पे b का कॉन्सेंट्रेशन 0 दिख रहा है। यहां दिख रहा, यहां दिख रहा, यहां दिख रहा। ओके और ए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम किस में है, यहां पर है, यहां पे है, यहां पे है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप ग्राफ देखो तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, ए खर्च होता चला जाएगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए। तो किस में डिक्रीज हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। और क्या समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुआ, यानी कि डिक्रीज होता 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 इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, वो वहां से कांस्टेंट रहता चला जाएगा। सो डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ के बाद वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट रहेगा। दिस थ्री आर द डिफरेंट केसेस। सिमिलरली जब b बनना शुरू होगा, जब t इज इक्वल टू 0 पे b की वैल्यू 0 थी, तो क्या है b, क्या है b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। और क्या होगा, जैसे जैसे फॉरवर्ड एक्शन होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इंक्रीज होता जाएगा, तो ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, और इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद b का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो b का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। So yeah, these three are the possible graph for the same. मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है A, अब हमने क्या किया, ये दे दिया। अब हमने क्या किया, अब A एंड B जो रिएक्शन हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन जो हो रहा है, वो अब हमने क्या किया है, A के मोल्स ना देके B के मोल्स दिए हैं। तो मान लीजिए ग्राफ में बनाना पसंद करूं तो बताइए कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। बताइए कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। हाँ जी बताइए कैसे ग्राफ बनेंगे। देखिए ना, सिंपल है, सिंपल से दिमाग लगाना है। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसमें इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अटेंड किया जा सकता है। तो क्या है, अब आपका क्या है, प्रोडक्ट ही गिवन है, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि b का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, a का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, यानी a यहाँ पे है, b यहाँ पे। रिएक्शन शुरू हुआ, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली क्या था, वैल्यू थी, फॉरवर्ड रिएक्शन कोई वैल्यू नहीं थी। तो अगर आपको रिएक्शन वाला रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने बोला जाए तो भी आप बना सकते हो। उसमें क्या होगा कि B जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा और A का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, E का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस कर्व इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, दिस वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। याद रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन था, अब वो कम होता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे A 0 था, अब क्या है, जैसे जैसे इक्विलिब्रियम अटेन होगा B बैकवर्ड रिएक्शन करके A बनाना शुरू करेगा, तो क्या A थोड़ा 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 बनता जाएगा और इसीलिए A का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा।
ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया अब कांस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ेगा ना घटेगा। किसके लिए? दोनों के लिए। कौन सा दोनों? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है मान लीजिए यहाँ पे, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ये जा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ये रह जाएगा, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इसकी पार्टिकुलर वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू यही रहेगी हमेशा। सिमिलरली इसकी बात करें, सो दिस इज अगेन बी, दिस इज अगेन योर ए। तो क्या है? ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आप बोलो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज टाइम, दिस कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज टाइम, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ग्राफ की बातें कर सकते हो। आप ग्राफ बताया जा सकता है। मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि मान लीजिए ए के भी कुछ मोल्स हैं, बी के भी कुछ मोल्स हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, बस इतना ही गिवन है कि ए के मोल्स एंड बी के मोल्स लिए गए हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप नहीं बता सकते, आप एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बता सकते, आपको एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे, तभी आप बता सकते हो कि ग्राफ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा होगा। ठीक है, तो अगर ये है, अगर आपके पास ये वैल्यूज है, अगर सिर्फ रिएक्टेंट गिवन है, ग्राफ्स, प्रोडक्ट्स गिवन है, ग्राफ्स। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ गिवन है तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बना पाओगे। अदरवाइज सिर्फ इस दो वैल्यूज से आप ये बोल सकते हो कि ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर किसकी? इक्विलिब्रियम की डायनेमिक नेचर की बात करते हैं। तो वही सिंपल बेसिक रिएक्शन लिख लो भाई। क्या है? ए से बना बी, बी से बना ए। आपको ये भी बता दूं कि क्या होता है जब ये ऐसा होता है। इसका क्या मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से, यानी कि फेवरेबल रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। ओके, जब ये इक्विलिब्रियम साइन दिखे, इसका क्या मतलब है? बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो जब बड़ा एरो आपका फॉरवर्ड की तरफ दिखे, यानी कि उधर जाना ज्यादा पसंद करेगा, पीछे आना पसंद नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर दिस वन, एंड दिस इज द बेसिक है कि मतलब ऑलमोस्ट है, आगे पीछे आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ओके, अब बताइए कि जब ये कोई कंटेनर था, अब ये भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना कि ये कोई कंटेनर था, जब दूर बैठे हुए थे आपको प्रेशर सेम दिखा, टेम्परेचर सेम दिखा, वॉल्यूम सेम दिखा, नंबर ऑफ मोल सेम दिखा, कॉन्सेंट्रेशन सेम दिखा, तो क्या बोल सकते हैं कि आपका रिएक्शन रुक गया है, डेड हो गया है? रिएक्शन वहां पे आपका डेड हो गया है, क्या हम बोल सकते हैं? जी नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि रिएक्शन डेड हो गया है या रुक गया है। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने के बाद आपको क्या पता चलेगा? वहां ए मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं बी मॉलिक्यूल्स में। सिमिलरली बी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं ए मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बी में कन्वर्ट किए गए हैं तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ए में कन्वर्ट किए गए हैं सेम टाइम पे। करेक्ट, करेक्ट। इसका क्या मतलब है कि एट दैट टाइम आपका, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आपका 3 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आपका क्या होगा? क्या 3 - 2, 3 - 2। करेक्ट। यहाँ पे अगर ए की बात करें तो एक में से ए का 2 मॉलिक्यूल्स गायब हो गया, बी बनने के लिए चला गया, तो 3 - 2 1 बचा हुआ है। सेम टाइम पे क्या हो गया है? बी ने आपको क्या किया है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नया ए बना के दे दिया है। सो अगेन 1 + 2 = 3। तो एट एवरी टाइम आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका ए 3 रह रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपका सेम रह रहा है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहा है, तो क्या बोलोगे कि आपका प्रेशर सेम रह जा रहा है। PV = nRT याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, प्रेशर सेम है, तो दूर से जो मेजरेबल प्रॉपर्टी दिखती है वो सेम दिखती है।
बट एट मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है। तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है दैट इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस इट इज डायनेमिक इन नेचर। चलिए इसको देखिए आराम से। उसके बाद एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि यहां पे क्या है, क्या आप ये बोल सकते हो कि सर ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 50-50 हो रहा होगा, मतलब क्या 50% ऑफ ए कन्वर्ट हो जा रहा होगा बी में, तभी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन? जी नहीं। जब आपके पास सिचुएशन आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज उपलब्ध हैं आपके पास जहां पे 90 to 95% ए 90 to 95% ए रिएक्ट कर लिए जाएंगे, 90 to 95% ए रिएक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब 5% या 10% ए ही बचा रहेगा। करेक्ट, 5 या 10% यही बचा रहेगा। मतलब ये आप बोल सकते हो कि रिएक्शन फेवर करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, रिएक्शन आपके प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जाना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं कि ए खत्म हो गया है। कभी भी इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, कभी भी इक्विलिब्रियम में आपका ना तो रिएक्टेंट पूरा खत्म होता है ना तो प्रोडक्ट पूरा खत्म होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ना ही आपका रिएक्टेंट पूरा खत्म होता है ना ही आपका प्रोडक्ट पूरा खत्म होता है। ठीक है, तो हाँ 90 to 95% है पॉसिबिलिटी नंबर 1, 90 to 95% ऑफ ए रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या करता है, फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को, या फेवर करता है प्रोडक्ट को। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम है, पर क्या है कि वो इक्विलिब्रियम किसको फेवर करना पसंद कर रहा है, प्रोडक्ट को फेवर करना पसंद कर रहा है। चांसेस है कि आपका 10 to 15% ही ए रिएक्ट करे, मैक्सिमम ऑफ द ए आपका बचा रह जाए, मैक्सिमम ऑफ द ए आपका बचा रह जाए। ऐसे केस को क्या होगा, ऐसे केस को क्या बोलेंगे कि ये किसको फेवर कर रहा है, रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है, या क्या बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर्ड टू फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? देखिए ना क्या हो रहा है, ए बी बना ही नहीं रहा है, क्या बी जो भी बनना है वो तुरंत से ए में बदलना चाह रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन ए में आना चाह रहा है, ए बी में नहीं जाना चाह रहा उतने अच्छे से। सो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर नहीं कर पा रहा है, तभी तो ए कम से कम रिएक्ट कर रहा है। कभी तो मतलब 10 से 15% ही रिएक्ट कर रहा है, आपका बी रिएक्शन करके ए बनाना ज्यादा पसंद कर रहा है। तो इस केस में क्या बोल सकते हो आप, ये किसको फेवर कर रहा है, ये फेवर कर रहा है आपके बैकवर्ड रिएक्शन को या आपके रिएक्टेंट को। ठीक है, और बहुत सारे रिएक्शन में क्या है कि मेजरेबल आपके परसेंटेज 60-40 हो गया या 55-45 हो गया, तो इस केस में क्या बोलते हैं कि हाँ मतलब काइंड ऑफ रीजनेबल आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, किसी को फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपको इसलिए इस पार्टिकुलर चैप्टर को जानने की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपने जान लिया कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको बदल के हम अपने प्रोडक्ट को फेवर करें, प्रेशर, टेम्परेचर, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, कॉन्सेंट्रेशन है, सो ऑन। अगर आपके को पता चल गया कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप प्रोडक्ट को फेवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम रिएक्शन क्या रिवर्सिबल नेचर की होती है, मैक्सिमम रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नेचर की होती है। ठीक है, जैसे आप अमोनिया का हैबल्स प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, N2 + H2 गिविंग अमोनिया, करेक्ट। और अमोनिया क्या है, बैकबोन बोला जाता है आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। ठीक है, फर्टिलाइजर आपके इंडिया क्या है, ये कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में आजकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज क्यों करते हैं आपको पता है, और उसके लिए अमोनिया का प्रोडक्शन चाहिए। अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे, जनरली इंडस्ट्रीज में क्या, दिस इज अ सिंपल रिएक्शन N2 + H2 गिविंग अमोनिया। हम लोगों को सिंपल बेसिक रिएक्शन दिखता है जो कि अभी मैं लिखूंगा,
आप लोगों को बताऊंगा। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, बट इसके पीछे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप N2 कहाँ से लाओगे, आप हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे, अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया वो प्योर नहीं बना, आपको प्योरिफिकेशन ऑफ अमोनिया करना है। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग और इसको समझना बड़ा ही आसान नहीं है। ठीक है, जब आप कभी गलती से अगर आपको मौका मिले तो आप किसी इंडस्ट्री में विजिट के लिए जाओ। ठीक है, सिंपल वन ऑफ द वी हैव वन सिंपल इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पार्टिकुलर अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए एक हमारे पास इंडस्ट्री है इन मैंगलोर, वी कॉल देम एज MCF, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सोचिए ना कि एक छोटे से सिंपल से बेसिक रिएक्शन के लिए उनके पास इतना बड़ा, नॉट दिस मच, इफ यू गो यू कैन सी कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, इतना बड़ा उनके पास सेटअप लगा रखा है एक बेसिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इंडस्ट्री में जाओगे कि दिस इज नॉट द सिंपल रिएक्शन दे आर डूइंग, इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें उपलब्ध है। आपको हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन कहां से लाओगे, क्या प्योर हाइड्रोजन उपलब्ध है? नहीं है। एटमॉस्फेयर में आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट गैसेस हैं, ऐसी गैसेस हैं जो रिएक्शन को क्या कर सकती है, दिक्कतें देंगी। तो प्योरिफिकेशन वहाँ पे आपको उस सिस्टम में अवेलेबल है। प्योरिफिकेशन के बाद सबसे पहले तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा आपके पार्टिकल नाइट्रोजन हाइड्रोजन को, रिएक्शन करवाइए, रिएक्शन के बाद आपको अमोनिया मिलेगा, आप अमोनिया को उपयोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें हम मीनवाइल बातें करते ही रहेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो फॉर्मेशन है, अगर हमने पैरामीटर को अपने कंट्रोल में ले लिया तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना ही तो हमारा मेन काम है कि हमारे फेवर का प्रोडक्ट कौन हो, वो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर चीज को ध्यान में रखेंगे और इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दो चीजें हमने देखी हैं, वैसे मैक्सिमम चीजें तो वैसे ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, concentration of reactants and products remain constant. At equilibrium. ये चीजें तो हमने देखी है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाएगा, या डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अगला पॉइंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction. यानी कि RF is equal to, ठीक है, ये चीजें हमने तो देखी रखी है कि जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बराबर नहीं होगा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, this chemical equilibrium will attain if and only if this chemical equilibrium will attain
if only if and only if chemical equilibrium will attain, if and only if none of reactant or product, none of reactant or products escape out of container. अगर कोई एक भी बंदा निकल के भाग गया तो समझ लीजिए कि सारा खेल खत्म। ठीक है, खेला वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं इसी क्लोज कंटेनर में रहें, तभी आप केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे, नहीं तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम को भूल जाइए। तो क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? तभी अटेन हो सकता है जब आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों कंटेनर के अंदर बंधे पड़े हों। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे अभी भी बात हमने क्या करी थी, अमोनिया की बात करी थी ना। तो मान लीजिए आपके पास N2 है प्लस 3H2 है, गिविंग 2 अमोनिया। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? 1 मोल ऑफ N2, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट, आपके मोल एनालिसिस करते हैं तो पता है कि 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, तो क्या होगा बताइए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मान लीजिए N2 की यहाँ पे है, H2 की यहाँ पे है, हाइड्रोजन और अमोनिया का कहाँ पर नीचे हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये आपका अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि आपका अमोनिया प्रोडक्ट है। टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने अमोनिया कुछ लिया ही नहीं था, आपने 1 मोल ऑफ क्या लिया, 1 मोल ऑफ N2 लिया, 3 सी, फिर से मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, मैंने 1 मोल ऑफ N2 लिया, 3 मोल ऑफ H2 लिया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अमोनिया कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में, तो क्या हो जाएगा 1 2, let's put it little bit up, 1 here, 2 here, 3 here, correct? So this is 2, this is 1, this is 2, this is 3. Fine. What is it? This is hydrogen. This is hydrogen. तो क्या होगा बताइए? x मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर रिएक्शन किया तो उतने x से कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा? 3x रिएक्शन करेगा और बनाएगा कितना? 2x बनाएगा। क्लियर है? अब बताइए बचा हुआ कितना है? लिया तो था 1, बचा 1 माइनस एक्स, लिया तो था 3, बचा 3 माइनस एक्स, जो कि हमने मूल कॉन्सेप्ट में कर रखा है, आराम से हो जाएगा। ओके, to 1 minus x, this is the number of moles available, this is number of moles available, this is the number of moles available। तो क्या है बताइए, क्या हो जा रहा है? ये 1 से 1 माइनस x हो जा रहा है, यानी कि सेम वैल्यू कम हो जा रही है, 3 से 3 माइनस x हो जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या हो जा रही है, 1 टाइम्स गया तो ये 3 टाइम्स गया, तो और ये क्या है, ये 2 टाइम्स बढ़ा, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन की बात है, ये 3 टाइम्स कम हो जाएगी। ये क्या है, ये 1 ही टाइम्स कम होगी। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा बन सकता है, ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, अगर हमने 1 3 डाला है, हो सकता है कि 5 5 डाल दे, हो सकता है कि 10 10 डाल दे। ठीक है, डिपेंड्स करता है प्रॉब्लम पे। पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर अमोनिया। अमोनिया बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन कम हो रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन कम हो रहा है फिर कांस्टेंट हो गया। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को चुपके से बढ़ा देगा और कांस्टेंट कर देगा।
आप हाइड्रोजन देखोगे, अमोनिया देखोगे, टिक लगा दोगे एंड यू विल गेट -1 मार्क्स। ओके, नॉट -1, यू विल गेट -5। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर मिलने चाहिए थे, आपने -5 ले लिया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक ग्राफ है, सिंपल सी बात है ना, जो भी अगर आप मैंने यहाँ पे 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन ही दे दिया तो क्या है 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन था और क्या 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन था। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन किया 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, बचा कितना 9 बचा, ये 2 बचा, तो ये मान लीजिए सब मेरे ऊपर था 10 से क्या हो जाएगा 9 में चला जाएगा, 10 से 9 में चला जाएगा। ये क्या 5 से कितने में चला जाएगा, ये 5 से 2 में चला जाएगा, पर कम होगा, याद रखिए कम होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन क्या है 1 से क्या 2 में बदला है, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 में बदला। मैं आपको ग्राफ बना के भी बता दूं, इसको अगर इसको समझना बड़ा ही जरूरी है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए क्या हुआ, आपके पास 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन थे, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन थे, ठीक, तो रिएक्शन कितना किया इक्विलिब्रियम पे, लेटेस्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन कर लिया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 1 मोल जब रिएक्शन नाइट्रोजन करेगा तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे, 3 मोल करेंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या मौजूद है, क्या अवेलेबल है, 5 था, 5 में से 1 गायब हो गया, बच गया 4, ठीक है 4 बच गया। सिमिलरली 5 था, 5 में से 3 गया, बच गया कितना 2, गुड, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम इसका रिएक्शन का, इस रिएक्शन को ग्राफ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, चलिए दिखाते हैं। टाइम t के साथ क्या है, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं, 5 डालते हैं। चलिए नाइट्रोजन कहां पे था, 5 पे था, हाइड्रोजन कहां पे था, ये भी 5 पे था। t इज इक्वल टू 0 पे, 5 पे थे, ये 0 पे था, तो ये बंदा 0 पे था। ओके, आगे की बात बताइए भैया, जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, 4। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 4 हो गया। सो वेयर इज 4 यहां पे है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या, क्या 4 पे बराबर हो गया, क्या दिख रहा है बराबर, 4 पे क्या हो गया ये, अब ये वैल्यू क्या आ गई 4 पे आके कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात कीजिए, 5 से उठ के कहां पे पहुंच गया, 2 पे चला गया। वेयर इज 2, हियर वी हैव 2, सो आपका जो हाइड्रोजन है वो कहां पे चला गया है, 2 पे आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है 2 पे। ध्यान रखेंगे दोनों वैल्यू आके कांस्टेंट हो गई है। Similarly, this is your nitrogen, this is your hydrogen. ये क्या होगा, ये 0 से इसकी वैल्यू कुछ थी ही नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल ही नहीं था, पर जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ ये कहां चला गया, ये यहां आ गया, यहां। सो क्या बोलेंगे, इस पार्टिकुलर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन किया गया है, और इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज क्या क्या है, अमोनिया की वैल्यू है 2, हाइड्रोजन की वैल्यू है 2, नाइट्रोजन की वैल्यू है 4। तो डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि जब तक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होंगे आप ग्राफ नहीं बता सकते हो। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन है और ये भी मैंने बता दिया कितना रिएक्शन किया है, तभी हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन कम हुआ, हाइड्रोजन कम हुआ और अमोनिया बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। तो देखा आपने, ये ग्राफ ऊपर भी रह सकता है, ग्राफ नीचे भी रह सकता है, ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकता है, ग्राफ नीचे भी रह सकता है, दोनों। इसको नाइट्रोजन और अमोनिया का देखिए तो क्या है, दूर है, ओके। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे इसके हो रहे हैं। मान लीजिए अगर 5 की जगह पे मैं 4 लेटेस्ट टेक मैं आपको 1.5 दिया रहता, इनिशियल 1.5 रहता, तो क्या बचता, 1.5 ही बचता, और ये क्या होता आपका 0.5 हो जाता। तो नाइट्रोजन कहां से शुरू होता, 1.5 से शुरू होता और कहां चला जाता, 0.5 पे चला जाता। तो आपको आना चाहिए, ग्राफ बनाने आना चाहिए, हैं? चलिए इसको ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट क्या है? कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट does not alter catalyst does not alter the stage of equilibrium. Catalyst does not alter the stage of equilibrium. ओके, इसको कैसे समझेंगे कि आखिर कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर सकता है, पर इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो बदल नहीं सकता है। कैसे समझेंगे इसको? मान लीजिए ना कि ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ठीक है, आप यहाँ पे हो, खड़े हो, आप ऐसे ही खड़े हो, वैसे आपके पास कुछ है नहीं है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे खाने पीने का अच्छा सा सामान रखा है, आपको यहाँ तक पहुंचना है। ओके, व्हाट इज कैटलिस्ट हियर? कैटलिस्ट कैन बी योर बाइसिकल, बेसिक साइकिल, योर मोटरसाइकिल, योर बुगाटी कार, ओके, you have private jet. These all are different catalyst. ओके, तो क्या है? अगर आपने साइकिल लिया तो आप यहाँ पे थोड़े टाइम में पहुंचोगे, बाइक लिया तो अच्छे खासे पहुंच जाओगे, बुगाटी लिया तो भाई बहुत तेजी से पहुंचोगे, प्राइवेट जेट लिया तो और तेजी से पहुंचोगे। करेक्ट। इन सब चीजों में क्या डिक्रीज हो रहा है? यहां से यहां पहुंचने का टाइम डिक्रीज हो रहा है। क्या ये डिस्टेंस डिक्रीज हुआ? क्या ये पोजीशन डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस कैटलिस्ट डू। ये कैटलिस्ट जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। आपको रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्टेंस को ही कम कर दिया, जी नहीं, उन्होंने रेट को बढ़ा दिया है, स्पीड को बढ़ा दिया है, पर ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता वो। सो रेट आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, इसको ध्यान में रख लिया है। चलिए, आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। आज के जो लेक्चर में हमने जो बात करी है वो क्या थी? इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई तमाम चीजें थी। अब हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की तरफ अग्रसर होंगे। हम लोग एक्टिव मास के बारे में जानेंगे। एक्टिव मास के बारे में आज थोड़ी सी चीजें बता दूं। जो एक्टिव मास एग्जैक्टली क्या होता है? जो काम की चीजें होती है रिएक्शन में, जो काम की चीजें, रिएक्शन में ऐसे पार्टिकल्स जो रिएक्शन करते हैं, दैट इज एक्टिव मास। जैसे आप क्लास में हो, जैसे आप लोग नवोदय वाले हो, अगर बहुत नवोदय के बारे में आपने जाना हो, या आप डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की भी बात कर लीजिए, तो क्या होता है जब गेम्स होते हैं, आपके रीजनल होते हैं, नेशनल होते हैं, तो एग्जैक्टली होता क्या है? सारे स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सो पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ दिस क्लास इज कॉल्ड द एक्टिव मास। पार्टिकुलर रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन? दैट पार्टिकुलर गेम। उस गेम के लिए एक्टिव मास कौन है? वो बंदे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, वो बंदे जो प्लेयर हैं, जो गेम खेल रहे हैं, वो क्या है? एक्टिव मास है। तो उस पूरे क्लास में उस गेम के लिए काम की चीज कौन हुई? वो सारे बंदे जो गेम खेल रहे हैं। सारे क्लास तो नहीं खेल रही, तो सारी क्लास को नहीं बोल सकते, सारी क्लास काम की चीज नहीं हुई। वही बंदे काम के हैं जो गेम खेल रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। सेम इज विद एक्टिव मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। जब रिएक्शन होता है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल रिएक्शन करें। वो रिएक्शन करेंगे, उसको बोलेंगे आप एक्टिव मास। ठीक है, इसकी बातें हम अपने अगले लेक्चर में जारी रखेंगे। चलिए, तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सॉल्व मॉड्यूल सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और फिजिकल में थोड़ा सा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प होता है। ठीक है।